एक आज की एक और खबर थी, उस पे हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, और काफी बड़ी खबर रही है भारतीय टीम के आप हिसाब से अगर नजरिए से देखेंगे तो बहुत बड़ी खबर रही है, भारतीय टीम के फैंस के लिए भी बहुत बड़ी खबर रही है कि जो आईपीएल, माफ कीजिएगा, वर्ल्ड टी20 का जो भारत का स्क्वाड था उसमें एक चेंज किया गया है। अक्षर पटेल जो कि टीम में थे, अब उनको स्टैंड बाई में डाल दिया गया है, और शार्दुल ठाकुर, लॉर्ड शार्दुल को टीम में जगह दे दी गई है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी खबर थी, और इस खबर पे सबसे पहले मैं आपका रिएक्शन जानना चाहूंगा मंडलिक जी। ये मुझे थोड़ा सा जरूर अचरज में डाला कुछ देर के लिए। पर फिर मुझे एक चीज समझ में आई कि जिस तरीके से देखिए कि पेस अटैक में बॉलर कम थे, और जिस तरीके से आप देखिए कि यूएई में पेस बॉलरों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। ऐसा नहीं है कि केवल स्पिनरों का ही बोल बॉलर रहा। पेस बॉलर नहीं, मैं कहूंगा मीडियम पेसर, जो ना ही बहुत तेज है ना बहुत धीरे है, ऐसे बॉलरों ने काफी इफेक्टिव गेंदबाजी की है। खासकर शार्दुल ठाकुर ने इम्प्रेसिव गेंदबाजी की है। पूरे आईपीएल में जब भी उनको महेंद्र सिंह धोनी ने यूज किया है, उन्होंने विकेट निकाल के दिया है, रन सेव करके दिया है। तो मुझे लगता है कि एक रीजन ये रहा है। दूसरा ये रीजन रहा है कि जो बॉलिंग स्क्वाड था वो कम लोगों का था, यानी कम सीमर उस 15 सदस्यीय टीम में थे। तो मुझे लगता है इस वजह से उनको इन किया गया है। दूसरा मुझे रीजन ये समझ में आता है कि दो दो ऑर्थोडॉक्स स्पिनर थे। रविंद्र जडेजा, सर जडेजा थे ही, उसके साथ बापू थे, मतलब अक्षर पटेल थे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये फिट नहीं बैठ रहे थे। खैर सेलेक्टर को तो पहले से ही पता रहा होगा कि दोनों लेफ्ट आर्म है, थोड़ा सा उनको शुरू में ही ये सोच के पिक करना था। पर जो भी सोच रही हो चेतन शर्मा जी की, मुझे एक रीजन, दो रीजन तो ये समझ में आए। तीसरा सबसे बड़ा रीजन जो मुझे समझ में आया कि जो बीसीसीआई के खबरों की अगर हम बात करें, जो निकल के आ रही है, उड़ती उड़ती खबर समझ बीसीसीआई द्वारा ये निकल के आ रही है कि हार्दिक पांड्या अब गेंदबाजी नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक ऑलराउंडर की जगह भरने के लिए, मतलब वो हार्दिक पांड्या वाली जगह भरने के लिए शार्दुल ठाकुर को लाया गया। तो मुझे तीन ये चार कारण ये समझ में आए मुझे, जो मैं थोड़ा सा समझा, सोचा, या खबरों को और खंगाला, सुना, तो मुझे ये चार कारण ही लगे कि यही कारण थे कि शार्दुल ठाकुर अंदर आए। और थोड़ा स्पिनर्स जो थे सिलेक्शन में वो थोड़ा ज्यादा हो रहे थे। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा सॉफ्ट जो कार्नर है वो अक्षर पटेल की तरफ गया, कि वो लेफ्ट आर्म भी है। मुझे लगता है कि 11 में जगह नहीं बनेगा जब तक जडेजा रहेंगे। जडेजा बॉलिंग उनसे उनकी तरह ही करते हैं, बैटिंग में उनसे सुपर है, फील्डिंग में भी उनसे सुपर है। और मुझे ये लगता है, और मुझे लगता है कि कुछ लोग हो सकता है कि उसमें उंगली उठाएं कि आर अश्विन को क्यों नहीं बाहर किया गया, जबकि एजेड खिलाड़ी। मुझे लगता है कि एक एक्सपीरियंस ऑफ स्पिनर की कमी थी, इस वजह से मुझे लगता है कि आर अश्विन को क्यों पिक किया गया, आज उन्होंने साबित कर दिया कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल, किस तरीके से आप देखिए कि एक स्पिनर छोटे से ग्राउंड में किस तरीके से सेव किया। दूसरा, थोड़ा सा मतलब आर अश्विन चूंकि बैटिंग अच्छी कर लेते हैं, एक्सपीरियंस है, वो पावर प्ले में भी गेंदबाजी कर सकते हैं, डेथ ओवर्स में भी गेंदबाजी कर सकते हैं। उन्होंने प्रूव किया है वर्तमान में भी और भूतकाल में भी। मतलब उन्होंने अपनी गेंदबाजी को इस अनुरूप बनाया। मुझे लगता है एक रीजन ये रहा है कि उनको चेंज नहीं किया गया है। दो चीजों को ध्यान में, हाँ, थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंटिंग लगा कि जिस तरीके से यजुवेंद्र चहल का प्रदर्शन रहा है पूरे इस टूर्नामेंट में, इस लेग वाले टूर्नामेंट में, तो वो लाजवाब रहा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको पिक करना चाहिए था, पर किया जा कहीं सकता भी था। नाम उनका नहीं रहा। और कल से सबसे बड़ी बात, जी सर आप बोल लें फिर मैं कुछ और चीज। मैं कल से स्पेकुलेशन सुन रहा था कि जैसा इनको शामिल किया गया था, वेंकटेश अय्यर और आवेश खान को शामिल किया गया था, तो कहीं ना कहीं वेंकटेश अय्यर को हालांकि बीइंग एज ए नेट बॉलर यूज शामिल किया गया है भारतीय टीम में, लेकिन कहीं ना कहीं एक आप मुझे स्पेकुलेशन जो मैं देख रहा था, कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या के वो रिप्लेसमेंट के तौर पे भी देख रहे थे वेंकटेश अय्यर को, क्योंकि वेंकटेश अय्यर जिस तरह के फॉर्म में चल रहे हैं वो तो किसी के साथ किसी से छुपा हुआ नहीं है, इसके अलावा वो गेंदबाजी भी कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर बीच में 20 ओवर्स में जरूरत पड़ती है भारतीय टीम को, तो वेंकटेश अय्यर डाल भी लेते, लेकिन ये एक स्पेकुलेशन चल रही थी, ये सब चीजें मतलब क्लियर नहीं थी, सब मीडिया रिपोर्ट्स की बातें थी। लेकिन जो मोहर लगी लास्ट में, मुझे लगता है अब जो एक चेंज हो गया है, उसके बाद मुझे तो नहीं लग रहा है कि ऐसा कोई चेंज होगा। ना कहिए कि कोई खिलाड़ी अगर चोटिल होता है तो उसकी जगह पे फिर किसी को रिप्लेसमेंट के तौर पे लाया जाए, अदरवाइज मुझको ऐसा अब पॉसिबल नहीं लग रहा है कि अब कोई चेंजेस होंगे। एक मुझे ऐसा लग रहा है कि
अक्षर पटेल को बाहर करने का एक रीजन ये भी रहा है कि उतना खास आप अगर इस लेग में देखिए तो उतना खास प्रदर्शन नहीं रहा है अक्षर पटेल के द्वारा, जिस तरह की हम उनसे उम्मीद करते हैं। और जिस तरह के विकेट्स यूएई में खेलते हैं, चाहे आप तीनों ग्राउंड की बात कर लिए, शारजाह हो गया, दुबई हो गया, या अबू धाबी का ग्राउंड हो गया, तो उस तरह का प्रदर्शन उतना जिस तरह की हम प्रदर्शन की उम्मीद करते हैं, जिस कैपेबिलिटी के वो गेंदबाज हैं, तो वैसा रहा नहीं है। इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो शार्दुल ठाकुर हैं वो जगह बनाने में कामयाब हुए। मैं एक बात से आपकी सहमत हूं कि शार्दुल ठाकुर को जगह देने के पीछे हार्दिक पांड्या का जो गेंदबाजी ना कर पाना है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। मैं बिल्कुल इस बात पे आपसे सहमत हूं। और कहीं ना कहीं आप देखिए तो गेंदबाजी के आप लिहाज से देखिए तो शार्दुल ठाकुर को मैं ज्यादा अच्छा गेंदबाज मानूंगा उसके मुकाबले, हार्दिक पांड्या के मुकाबले। लेकिन ये कह सकता हूं कि जिस तरह की हिटिंग हार्दिक पांड्या की है वैसे शार्दुल ठाकुर तो नहीं है, लेकिन शार्दुल ठाकुर बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं भारतीय टीम के लिए। जी बिल्कुल, ये खबर और आपने सुनी होगी या हमारे दर्शकों ने सुनी होगी कि ये भी खबर आ रही है कि एज ए बैट्समैन कंसीडर करेंगे हार्दिक पांड्या को। थोड़ा सा मुझे ये भी शॉकिंग लगा कि उनका प्रदर्शन उस तरीके का रहा नहीं है, पर हो सकता है कि ये हो सकता है कि वो वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन करें। उन्होंने पहले प्रूव भी किया है जिस तरीके से लॉन्ग हिट करते हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात, हो सकता है कि कुछ लोगों को बुरी लगी है, बात अच्छी ना लगे, तो मुझे लगता है कि ज्यादा स्किल नहीं, ज्यादा उनके पास जो माफ कीजिएगा अक्षर पटेल के पास ज्यादा वेराइटी नहीं है बॉलिंग में। आप देखिए कि सीधा मारते हैं या आपको आर्म बॉल ही दिखेंगी उनकी, तेज तेज जल्दी जल्दी अंदर अंदर ही मारते रहते हैं वो, तो उतनी एंगल उनके क्या? पास वेराइटी नहीं। हाँ, एंगल के साथ वो बॉल को अंदर मारते हैं, मतलब वो आर्मर बॉल ज्यादा फेंकते हैं और या सीधा बॉल फेंकते हैं। चाहे कितना भी भुर्रा विकेट मिल जाए, टर्निंग ट्रैक वाला विकेट मिल जाए, तो उनका बॉल ज्यादा ब्रेक नहीं होता है, मतलब जो परंपरागत ब्रेक होना चाहिए, स्पिन होना चाहिए, वो होता नहीं है उनका। वहीं जडेजा एक्सपीरियंस में भी ज्यादा है, बैटिंग भी बेहतर करते हैं, फील्डिंग भी अच्छी करते हैं, उनसे ज्यादा वेराइटी भी है उनके पास बॉलिंग में। और जो दूसरे बॉलर हैं उनके पास भी ज्यादा वेराइटी है। मुझे एक रीजन और लगा, सबसे बड़ी बात जिस पर मैं लास्ट में आना चाह रहा था, बात करना चाह रहा था, कि जो भी दर्शक या जो खिलाड़ी देख रहे हो, यह सबसे बड़ी बात, हमारे क्रिकेट जो इंडिया का क्रिकेट है बढ़ने का सबसे अच्छा रीजन ये है कि आप देखिए कि जिस तरीके से आईपीएल में प्रदर्शन करके लोग ऊपर आते हैं, इंटरनेशनल खेलते हैं और इंटरनेशनल में अपना नाम बनाते हैं। इसी वजह से हमारी जो क्रिकेट टीम का 10-20 जो 10-15 साल से देखिए कि रिकॉर्ड अच्छा रहा है। भले हमने ट्रॉफियां कम जीती हैं, पर लगातार हमारे क्रिकेट का स्तर बढ़ा है। उसका यही रीजन है कि आईपीएल है। आप देखिए कि दो खिलाड़ी, भले ही 2-3 मैचों में उन्होंने 4 मैचों में अच्छा प्रदर्शन दिखाया, उमरान मलिक का नाम लूंगा तो 2 ही मैच में उन्होंने खेलने को मिला, अच्छा प्रदर्शन किया। उसका कहीं ना कहीं, अब हम रिवॉर्ड कहेंगे कि अवार्ड कहेंगे, अवार्ड ही कह लें, क्योंकि रिवॉर्ड अपने सामने दिया जाता है, रिवॉर्ड सबके सामने ओपन हो गया है। तो जिस तरीके से दो लोगों को रिवॉर्ड मिला है इस नेट बॉलर में, एक तो वेंकटेश अय्यर ने जिस तरीके से, उनका कहीं दूर दूर तक नाम नहीं था डोमेस्टिक में, हालांकि उन्होंने सैयद मुश्ताक अली में रन किए थे, पर कहीं भी प्रोबेबल्स में हमको लगता है कि 50 का प्रोबेबल्स या 60 का प्रोबेबल्स इंडिया का डिसाइड होता तो उसमें भी वेंकटेश अय्यर का नाम न होता। पर जिस तरीके से उनके 4-6 इनिंग आईपीएल में थे, उसी वजह से आप देखिए कि वो यूएई में एज ए नेट बॉलर, लेफ्ट आर्म स्पिनर, ऑर्थोडॉक्स स्पिनर के रूप में जुड़े हैं वो, और रिजर्व प्लेयर भी हैं। अगर किसी को चोट लगती है तो अगर उनकी जरूरत पड़ेगी तो वो वहां से अंदर भी हो सकते हैं। उमरान मलिक जितने तेज वो हैं, जैसे अमित जी ने उस दिन, अगर आपको याद होगा, एसआरएच वाले मैच पर इन्होंने पूरा जिक्र किया था, स्पीड भी बताई थी, तो उसी का ये नतीजा है कि उनको एज ए नेट बॉलर रख लिया गया। सोचिए, वो भी कहीं, हमको नहीं लगता कि 50-60 प्रोबेबल्स में अगर इंडिया की डिसाइड होते तो, माने घोषित होते, तो उनमें भी उनका नाम रहता। पर यही 2 मैच 3 मैच में देखिए, आप अगर अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको नेट बॉलर मतलब आपको मौका मिलेगा, और नेट बॉलर मौका मिलना ही बड़ी बात है। आपको एक एक्सपीरियंस होगा इंटरनेशनल क्रिकेट का, आपको वहां का जो वातावरण होगा, एटमॉस्फियर, वो उस समय निकल नहीं रहा था, तो वातावरण आपको देखने को वहां मिलेगा। ड्रेसिंग रूम में कैसा माहौल रहता है वो देखने को मिलेगा। तो बहुत सारी चीज आपको सीखने को मिलेगी। आपको विराट कोहली, रोहित शर्मा, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और जो अन्य देश के बड़े बॉलर हैं, उनसे आपको हो सकता है सीखने को मिले, देखने को मिले। तो आपको आगे ये, जब आपको मौका मिलेगा अंतिम 11 में या 15 सदस्यीय टीम में, तब वो आप कहीं ना कहीं उस एक्सपीरियंस को यूज करेंगे। तो
काबिल तारीफ है। और थैंक्स टू आईपीएल की जिन्होंने हमारे देश के लिए अच्छे अच्छे खिलाड़ी दिए। इस वजह से हमारे देश का जो क्रिकेट का लेवल है वो लगातार ग्रो कर रहा है, अच्छा कर रहा है। और हमारे 40, 50, 60 खिलाड़ी ऐसे हैं कि आप किसी भी कंडीशन को इंटरनेशनल टीम में किसी भी टीम के खिलाफ खिलाइए, वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मंडलिक जी से एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। वेंकटेश अय्यर राइट हैंड मीडियम पेसर बॉलर है, उन मंडलिक जी ने हाँ गलती से हाँ, कह ना दिया। ना ना ना, हाँ हाँ। तो मैं क्लियर कर देता हूँ, वेंकटेश अय्यर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, लेकिन वो राइट हैंड से मीडियम पेस बॉल डालते हैं। तो ये रहा एक हमारा जो आज का एक बहुत बड़ी खबर थी, उस पर हमने एक ये चर्चा कर ली। अब हम जुड़ेंगे आपसे फाइनल